अमेरिका में भी कुछ जगह है, कुछ लोग हैं जहां पर प्रदर्शन हो रहा है और वो ट्रंप के एक्शन के खिलाफ सड़कों पर आ गए। देख रहे हैं आप, शिकागो में सड़कों पर उतरे हैं लोग। न्यूयॉर्क में भी विरोध प्रदर्शन किया गया है। फुल फ्रेम दिखाइए। कई शहरों में ये विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। देखा आप, अलग अलग शहरों में विरोध अब बढ़ता जा रहा है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं दर्शकों लंदन की सड़कों पर भी आप देख रहे हैं कुछ लोग यूक्रेन का झंडा लेके, कुछ वेनेजुएला के समर्थन में, कुछ फिलिस्तीन के समर्थन में, यानी अलग अलग देशों पर जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर लोग सड़कों पर आ गए। अब दर्शकों इससे समझिए जरा, अगर ट्रंप ऐसा ही करते रहेंगे और उन्होंने कहा कि अब अगला टारगेट भी हमारा सेट है, तो क्या ये दादागिरी दुनिया में चलती रहेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसके खिलाफ कौन मैदान में आ गया है, ये देखिए। राष्ट्रपति ट्रंप की मनमानी के खिलाफ पूरी दुनिया में गुस्सा है, जैसा मैंने आपको दिखाया। अब रूस, चीन और भारत ने वेनेजुएला पर हमले की निंदा की है। भारत ने वेनेजुएला में भारतीयों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। चीन ने अमेरिका से मदुरो जो जेल में बंद है उसे कहा है कि आप तुरंत रिहा करें। तो वहीं पुतिन भी ट्रंप की कार्रवाई पर नाराजगी जता चुके हैं। ऐसे में पूरी दुनिया रूस, चीन और भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि अगर रूस, चीन और भारत तीनों एकजुट होते हैं तो अमेरिका की वैश्विक दादागिरी को जबरदस्त झटका लगेगा, क्योंकि इन तीनों के पास मिलकर जो ताकत है वो वाकई गजब है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? रूस के पास सबसे बड़ी न्यूक्लियर हाइपरसोनिक मिसाइल है और चीन के पास सबसे बड़ी नौसेना है, तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी है, और भारत की विशाल थल सेना और न्यूक्लियर क्षमता का दबदबा है। वैसे रूस और चीन तो लगभग नो लिमिट्स पार्टनरशिप में हैं और टैरिफ वॉर के बीच भारत रूस की दोस्ती का भी ट्रंप लोहा मान चुके हैं। और अगर ये तीनों देश ये इतनी ताकत रखते हैं, ये ब्रिक्स का भी हिस्सा है, यानी डॉलर के मुकाबले जो करेंसी की बात हो रही थी वो भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन क्या अमेरिका के खिलाफ नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का ये सबसे सही समय है? अगर ये तीनों देश एक्शन लेंगे तो फिर दुनिया भर से समर्थन मिलेगा। और आज हमने इसे ही लेकर एक्सपर्ट से सवाल किया है कि अब वर्ल्ड ऑर्डर बदल सकता है। सुनिए जरा। वो एक देश के राष्ट्रपति को उठा के न्यूयॉर्क में ले आए, क्लेम है कि नार्को टेररिज्म, कि वो अमेरिका के अंदर नार्को टेररिज्म फैला रहे थे। असली में कहानी कुछ और है। वेनेजुएला का ऑयल, मिनरल, वो सारा भी कंट्रोल में आ जाएगा। जहां तक सवाल कि भारत, चाइना और रशिया मतलब मिलके यहाँ और भी कुछ देश आए कि क्या इसके खिलाफ कर सकते हैं। देखिए, चाइना मेरे को नहीं लगता कि कुछ एक्टिवली करेगा। सिमिलरली रशिया ज्यादा थ्रेटनिंग मूव। एक्चुअली अगर देखा जाए, अगर तीनों मिलके कुछ करना है तो सबसे तो ब्रिक्स उनके पास ऑलरेडी है ही है। ऑफिशियली ब्रिक्स करेंसी भी कर दो, बिकॉज सारी कहानी अमेरिका अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए कर रहा है। तो एक ही चीज आप कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, वो है अपनी ब्रिक्स की करेंसी लॉन्च कर दो एज एन ऑल्टरनेटिव टू डॉलर। एंड उसके सिवाय आई डोंट थिंक सो किसी और चीज से कोई फर्क पड़ेगा। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, ट्रंप कह रहे हैं कि हम अगला टारगेट सेट कर चुके हैं और जल्दी वहां पर भी एक्शन होगा। तो कहां पर यह एक्शन होगा, आपको कुछ तस्वीर दिखाता हूं। वेनेजुएला पर जबरदस्त अटैक किया था, देख रहे हैं आप। लेकिन इसके बाद किस देश पर अटैक किया जाएगा, वापस आ जाइए। देश में आपको बता रहा हूं जहां पर ट्रंप अटैक कर सकते हैं वो है ईरान। यानी खामनेई को हटाने के लिए ट्रंप वेनेजुएला के बाद ईरान पर निगाहें गड़ाए बैठे हुए हैं, क्योंकि ईरान में इस समय सत्ता परिवर्तन, तख्ता पलट के लिए जेनजी सड़कों पर है, वहां की महिलाएं सड़कों पर हैं। अब दर्शकों, इधर ईरान में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, तो क्या अमेरिका यहां पर हस्तक्षेप करेगा? ये आप देखिए, ये बेकाबू हालात देख रहे हैं आप। ईरान में जबरदस्त हिंसा भड़क रही है और इसलिए मैं कह रहा हूं ये एक्शन डोनाल्ड ट्रंप ले सकते हैं, जैसा उन्होंने वेनेजुएला में लिया है।
अब आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। इधर खतरे के बीच कोलंबिया ने भी अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी। कोलंबिया ने इस घटना के बाद जो वेनेजुएला में हुआ उसकी निंदा भी की, उसे लेकर कमेंट किए, लेकिन अब उसे डर लग रहा है और अब वो ट्रंप के निशाने पर आ गया है। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं, सिर्फ ईरान और कई देश हैं जहां पर खतरा मंडरा रहा है। आइए जरा आपको विस्तार से बताते हैं। ये आप देखिए, अमेरिका ने जिस तरह वेनेजुएला पर हमला किया है उसके बाद दुनिया भर में यह सवाल उठने लगा है कि अमेरिका के टारगेट पर अगला कौन सा देश है भाई, क्योंकि ट्रंप का यह कदम वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहने वाला है। आप जान लीजिए, वो आगे बढ़कर वैश्विक शक्ति विस्तार की रणनीति बना रहे हैं। वहीं ईरान में जिस तरह से विद्रोह को अमेरिका का समर्थन मिल रहा है, उसे लेकर अब ईरान पर हमले की आशंकाएं गहरा रही हैं। दर्शकों, ट्रंप धमकी दे चुके हैं और कहा था हमारा टारगेट लॉक्ड है, लोडेड है ईरान के लिए। यानी वेनेजुएला के बाद ट्रंप का सबसे पहला टारगेट ईरान हो सकता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान के अलावा क्यूबा अमेरिका की नीति के खिलाफ रहा है। क्यूबा ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो तख्ता पलट चाहते हैं। अब इधर क्यूबा का समर्थन मदुरो को ऊर्जा और सैन्य सहायता देने में भी रहा है। ऐसे में ट्रंप का दूसरा टारगेट क्यूबा हो सकता है और हमले की पूरी उम्मीद भी है। अब आ जाइए तीसरी तरफ है कोलंबिया। उसने भी अमेरिका की कार्रवाई पर गहरी चिंता जताई थी। कोलंबिया ट्रंप की नीति के खिलाफ रहा है, जो उसे खतरे में डाल सकता है। वहीं ट्रंप के निशाने पर डेनमार्क और ग्रीनलैंड भी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दावा है ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहते हैं। और वेनेजुएला के बाद 5 और देश पर खतरे की घंटी बज रही है। यानी ट्रंप एक तरफ बार बार एक्शन की बात कर रहे हैं। अगर ये सब होता है दर्शकों, तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 क्या शुरू हो जाएगा? सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। जो मादुरो को पकड़ के डेल्टा फोर्स उठा के लेके चली गई, अब सबकी नजरें इस बात पे है कि डोनाल्ड ट्रंप का अगला निशाना क्या। मैं समझता हूं कि इसमें 6-7 कंट्रीज हैं, चाहे प्यूर्टो रिको हो गया, आपका मेक्सिको है, क्यूबा है, पनामा है, ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड होगा तो फिर डेनमार्क भी होगा। बट सबसे ज़्यादा जो खतरे में मुझे अब लग रहा है, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की निगाह है और जिसको अपनी स्पीच में उन्होंने कहा भी कि वहाँ हालात बहुत ख़राब हैं, वो है क्यूबा। और यही कारण है कि रशिया ने ओपनली कह दिया है कि इस तरह की हरकत अगर अमेरिका करता है लैटिन अमेरिका में या फिर आसपास के इन देशों में, तो ये बर्दाश्त नहीं होगी। अब दर्शकों, वेनेजुएला पर जो अटैक हुआ है उसके बाद ये सवाल उठने लगे, वेनेजुएला एकाएक इतनी मुश्किल में कैसे आया। पहले आपको दिखाता हूं, वेनेजुएला में मदुरो की गिरफ्तारी का जश्न मनाया जा रहा है सड़कों पर। दिखाइए जरा फुल फेम से। La captura de Nicolás Maduro y su esposa hoy son libres. अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों वेनेजुएला की। ये आप देख रहे हैं, वेनेजुएला की सड़कों पर लोग जश्न मना रहे हैं। दिखाइए जरा इसे। अब दर्शकों, वेनेजुएला की जो आज हालत है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक वक्त में वेनेजुएला चौथा सबसे अमीर देश था। 1952 का वो वक्त जब वेनेजुएला दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश था, लेकिन गरीब कैसे बन गया? वजह अमीर होने की पहले समझिए, जमीन के नीचे मिला तेल का सबसे बड़ा भंडार। उस समय तेल की वजह से वेनेजुएला ने खूब पैसे कमाए। जनता को लगने लगा काम धंधा करने की क्या जरूरत है भाई, क्योंकि उनके पास तो दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। ऐसे में वेनेजुएला ने पूरा फोकस सिर्फ तेल निकालने पर रखा। इसके चलते वहां के लोगों ने उद्योग धंधे बंद कर दिए। नतीजा यह हुआ कि बाकी चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ा। वो तेल बेचकर दूसरे देशों से जरूरत का सामान खरीदने लगे। साल 2000 के बाद वेनेजुएला सरकार ने फ्री की योजना चलाई। बाद में जब कच्चे तेल की कीमतों में गिरावटें आई, तो सरकार के पास लोगों का वेतन देने तक के पैसे नहीं बचे, जिसके बाद पढ़े लिखे लोग दूसरे देश चले गए, देशों से पलायन कर दिया। यही वजह, ऑयल प्रोडक्शन की टेक्निक डेवलप नहीं हो पाई। तो दूसरी तरफ वेनेजुएला
में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई और 2012 में वहां की जीडीपी 372.59 अरब डॉलर पर थी, जो अब मात्र 100 अरब डॉलर के आसपास रह गई है दर्शकों। 2020 में तो ये 43.79 बिलियन डॉलर तक रह गई।